हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। तो ये जो मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है लुसेंट पॉलिटी की, इसमें ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग हाई कोर्ट को जान लेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग्स हैं उसको जाना है, प्राइम मिनिस्टर को जाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैग को जाने हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब जान लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, उसके बाद हाई कोर्ट को। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो आप, तो आप जानते होंगे कि मैं थ्योरी के साथ साथ थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, ठीक है। मतलब ल्यूसेंट की बुक की थ्योरी के साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन को भी साथ रखता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा नहीं देखा है कंटेंट, तो आप अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, नए नए हो, तो आप जाकर के मेरा कंटेंट देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, ये आता है आर्टिकल 124, ये याद रखना है आपको। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124वां जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है आर्टिकल 124। आर्टिकल्स ये सब अगर आप वन डे एग्जाम दे रहे हो, ये सब तो डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब कहते हैं वी द सुप्रीम कोर्ट दैट इज नंबर ऑफ जजेस, अमेंडमेंट एक्ट 2008, 11 ऑफ 2009, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए कोई कोर्ट्स होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ को चेंज किया गया किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो उसको एक अमेंडमेंट से डाला जाता है। अमेंड इसलिए किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मॉडिफाई करना पड़ता है हमको, ठीक है। जब भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा तो हम वहाँ अमेंडमेंट की बात करेंगे, ठीक है। बदलाव होगा, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगा, कुछ नया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कंसिस्ट होगा, तो ये बताते हैं। तो ये क्या क्या होगा, एक मिनट, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ समझ लीजिए, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। तो ये जो होंगे ना, इनका खास ख्याल रखना होगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अभी तक हम लोग इतना ही समझे। अब देखते क्या था, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 30 अदर जजेस। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट जब तक इसको बाय लॉ से अलाउ ना करे, तो मैक्सिमम हम लोग क्या रख सकते हैं, इक्वल्स टू 30 जजेस। तो मतलब कह सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 30 जजेस होना चाहिए, ठीक है, इनके साथ साथ। तो ये कंडीशंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन अगस्त 9, 2019 साइंड इनटू लॉ अ बिल विच सीक टू इंक्रीज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 30 to 33 बिसाइड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग है ना कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनको लगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना, उनका नंबर ऑफ सीट्स बढ़ना चाहिए। हालांकि ये पार्लियामेंट का भी डिसीजन होता है, हर लोग का डिसीजन होता है। तो पहले 30 था, उसको 33 किया गया। कब किया गया, अगस्त 9, 2019 को साइन किया गया एक बिल, ठीक है, जिसको लॉ बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा किन के समय में किया गया, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट अर्लियर इन अगस्त 2019। ये इस बिल को पास किया गया था पार्लियामेंट में अगस्त 2019 में। द प्रेजेंट अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो एपेक्स कोर्ट में, दैट इज सुप्रीम कोर्ट में 33 है, इंक्लूडिंग द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 33 है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 जजेस हैं। आफ्टर द लॉ केम इन टू फोर्स, द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 34 इंक्लूडिंग द CJI। अब ये लॉ पास हो जाने के बाद की बात बता रहा है कि 34 हो जाएगा इंक्लूडिंग CJI, दैट इज एक CJI हो जाएंगे और प्लस में उनके साथ 33 जजेस होंगे। किस कोर्ट की बात हो रही है, तो एपेक्स कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा था प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। याद रखिएगा, हालांकि ये मेरे को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अजीब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग्स होगा ना, वो इंग्लिश में दिया जाएगा।
ऐसा क्यों हुआ ना, तो आप इसको इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि हमारा कंट्री जो है ना बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा मिक्सचर है, मतलब आप कहो समझ लो कि एक गली छोड़ोगे दूसरे गली में दूसरी लैंग्वेज मिल जाती है। ये एक तरीके से एक फ्रेजेस है, एक कोट एंड कोट है। लेकिन फिर भी हमारे कंट्रीज में इतने सारे मिक्सचर हैं कि हम लोग कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम लोग लेकर के उसको सुप्रीम नहीं बता सकते हैं। और इंग्लिश को हम लोग लिंक लैंग्वेज मानते हैं। इंग्लिश जो हमारा एक तरीके से मैक्सिमम बोले जाने वाले, जो एक दूसरे स्टेट को, मतलब जो एक लिंगुअल स्टेट है उसको आपस में जोड़ के रखी है, डिफरेंट डिफरेंट लिंगुअल स्टेट्स को आपस में जोड़ के रखी है। तो इंग्लिश को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स एंड हियरिंग चल रही है तो उसको इंग्लिश में ही कंडक्ट कराने की बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 रिप्लेसिंग द 1966 रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्योर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिएगा, जब इस सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 को जो जिसमें बदलाव जो कोर्ट में नया आया था, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 का, किसको रिप्लेस किया था? 1966 के रूल को रिप्लेस किया था, जिसके अंदर आर्टिकल 145 को इंट्रोड्यूस किया गया था और कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो रेगुलेट करेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहता है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जितने जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नाम लेंगे, लेकिन कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे एक क्लीचे पॉइंट है और साथ साथ ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हो। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे ना उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 124 क्लॉज 1 एंड 2 के अंदर आता है। ये याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, appointment of judges of Supreme Court is done by the President of India and with vis-a-vis कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की बात करें तो उस केस में प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही थिंक्स अप्रोप्रिएट। मतलब क्या, देख लीजिए, अगर हमको जजेस को वो करना है, अपॉइंट करना है, तो ये प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन बोलेंगे चीफ जस्टिस भाई आप भी आ जाइए, चीफ जस्टिस भाई मेरे को मदद कीजिए, ठीक है। तो इनसे कंसल्ट करेंगे। अगर मान लीजिए सीजेआई की ही अपॉइंटमेंट करनी है तो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे ही करेंगे, साथ में वो हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस की या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के और रेस्ट ओवर जो 30 या 32 जजेस हैं ना उनकी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंसल्टेटिव फॉर्म है इन लोगों से जिससे वो मदद ले सकते हैं, लेकिन वो पूरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर किसी भी इंसान को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जज बनना है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अ पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ ही इज, सिंपल सी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन्स के सारे कंडीशन मैंने सिटीजनशिप चैप्टर में पढ़ा रखा है, जो कि ल्यूसेंट सीरीज जो मेरी है उसमें आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। दूसरी बात है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी चैप्टर करा रहा हूँ रिसेंट बुक है ल्यूसेंट की, उससे करा रहा हूँ 2022 और नवंबर एडिशन। साथ में ही आपको ये बात का ख्याल रखना है कि मैं जो भी चैप्टर कराता हूँ स्टार्टिंग में उसी चैप्टर की उसी के साथ ऑब्जेक्टिव डाल देता हूँ। वो ऑब्जेक्टिव भी ल्यूसेंट की ही रिसेंट बुक सी होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सिटीजन का मतलब पता ही है आपको, आप अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। हैज़ बिन अ हाई कोर्ट जजेस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, किसी भी स्टेट में या कहीं पे भी हाई कोर्ट जज होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। ये डेट और ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। ये लिमिट्स आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में फ्रेम करके आता है इससे क्वेश्चन। अब देखिए, हैज़ बिन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। याद रखिएगा, कंडीशंस क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, साथ साथ में ही हैज़ बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर कम से कम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर अगर वो एडवोकेट है किसी हाई कोर्ट का और साथ साथ में 2 या 3 कोर्ट में सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 साल तक लगातार वो काम किया है, तब ही और सी इज़ एलिजिबल टू बी द अ पर्सन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये बताता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, कोई एज तो फिक्स है नहीं, एज का कंसल्टेटिवनेस है नहीं कुछ ऐसा। सो देर इज़ नो मिनिमम एज और फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कोई भी एज लिमिट का वो नहीं है, बात नहीं किया गया है, जिसमें कोई भी फिक्स पीरियड या टेन्योर की बात नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मतलब कोई फिक्स्ड एज लिमिट नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, ये बात ध्यान रखना है। अब कह रहा है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीजेस टू बी सो ऑन
कब इसको रोक दिया जाएगा, कब इनके पोस्ट को हटा दिया जाएगा, इनको पोस्ट से हटा दिया जाएगा, तो वो क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब वो 65 साल को अटेन कर लेंगे। ठीक है, अगर 65 के बाद तो बोला जाता है कि चलो आपकी एज हो गई है, आप हट सकते हो यहाँ से। ठीक है, 65 तक ही उनकी लिमिट है। अब कह रहा है रिजाइनिंग इन राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर वो अपने आप को लिखित में वो दे देते हैं कि चलो अब मेरे को रिटायरमेंट लेना है, तब वो ले सकते हैं। ठीक है, ऑन बीइंग रिमूव्ड, या फिर उनको प्रेसिडेंट हटा दे, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको हटा भी सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा था ओनली ग्राउंड्स फॉर सच रिमूवल आर प्रूव टू मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। हटा तो सकते हैं लेकिन उसके लिए कोई वजह होना चाहिए, कोई ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड क्या हो सकता है? ग्राउंड हो सकता है या तो उनकी बिहेवियर सही नहीं है, या फिर वो कैपेबल नहीं है कुछ काम करने के लिए। मान लीजिए कोई मेंटल इलनेस आती है बीच में। ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई डिप्रेशन स्टेट होती है जहाँ पे वो चले गए हैं और उसके बाद वो ठीक से वो जजमेंटल उनमें इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, जजमेंट की कैपेसिटी थोड़ी घट गई है, इनकैपेसिटिवनेस हो गई है, तो उस केस में वहाँ पे उस ग्राउंड पे उनको हटाया जा सकता है। और हटाएंगे कौन? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बताता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। ठीक है, क्लॉज 4। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, हटाने की तो बात कर ली है, क्यों और कब और कैसे हट सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या प्रोसीजर्स होगा अगर हटाना चाहें, अगर उनमें इनकैपेसिटी या फिर मिसबिहेवियरल कंडक्ट अगर उनमें दिख जा रही है, तो उनको अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो वही प्रोसीजर्स के बारे में जानते हैं हम लोग। तो प्रोसीजर्स फॉर द रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, बिल्कुल होता है, और आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के जज का भी इम्पीचमेंट होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि किनका किनका इम्पीचमेंट होता है, किनका किनका नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो इसके लिए क्या कंडीशंस है? तो कहता है एक मोशन को एड्रेस किया जाएगा प्रेसिडेंट, जिसको साइन करेंगे प्रेसिडेंट, और कम से कम 100 मेंबर्स जो होंगे लोकसभा के, या 50 मेंबर होंगे राज्यसभा के। 100 मेंबर लोकसभा के, या और है 50 मेंबर होंगे राज्यसभा के। ठीक है, इज डिलीवर्ड टू द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन। ठीक है, तो याद रखिएगा एक मोशन को एड्रेस किया जाएगा, जिस मोशन का एड्रेसल जो होगा वो साइन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और कम से कम 100 मेंबर्स लोकसभा के साइन करेंगे उसको। अगर लोकसभा के मेंबर नहीं है तो राज्यसभा के कम से कम 50 मेंबर का साइन चाहिए, दोनों में से किसी एक का भी होगा तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको स्पीकर ऑफ द चेयरमैन को डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला प्रोसीड्यूरल था, ये प्रोसीड्योर था, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। अब देखते हैं, कहता है उसी मोशन को जो पास किया गया लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी, लोकसभा में होगा तो 100 मेंबर्स की साइन चाहिए, और अगर राज्यसभा में हो रहा है तो 50 मेंबर्स चाहिए, बट प्रेसिडेंट उस पर उस मोशन को एड्रेस करेंगे, उसको साइन होना चाहिए उनका। ठीक है, अब जो मोशन जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाया गया है, तो उसके लिए कमेटी बनेगी 3, जिसमें 3 द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय अ कमेटी ऑफ 3। 3 लोग होंगे जो जज करेंगे। उस 3 में कौन कौन होंगे? 2 जजेस होंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। याद रखिएगा कि जो मोशन पास किया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी। कितने लोगों की? तो 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी। वो 3 लोग क्या करेंगे? वो 3 लोग में कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होगा? तो 2 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, हटाना किनको है हमको? तो हटाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। फिर हम उस कमेटी में किसको बैठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो आप समझ लीजिए कितना पार्शियलिटी और कितना इम्बैलेंसेस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ होता है, बट हो सकता है। ठीक है, फेवरिज्म हो सकता है। ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को बैठाएंगे, जो एक जाने माने जो आदमी होंगे। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ द कमिटी फाइंड्स द जज गलती, अगर वो कमेटी फाइंड करती है कि हाँ ठीक है इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो मिसबिहेवियर था या फिर इनकैपेसिटी था, तो उस केस में क्या होगा? तो रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट ऑफ कमिटी इज कंसिडर्ड इन द हाउस वेयर द मोशन इज पेंडिंग। तो वहाँ पे जहाँ भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जहाँ पे वो मोशन पेंडिंग है, वहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ़ द मोशन इज पास्ड इन ईच हाउस, अगर उस वह मोशन दोनों हाउस में पास हो जाए मेजॉरिटी से, ठीक है, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द एड्रेस इज प्रेजेंट टू द प्रेजेंट। तो याद रखना है एक चीज़ को हमको, मेजॉरिटी। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की बात हो रही है, दैट इज़ जो प्रेजेंट किए हैं और जो वोट किए हैं उसमें 2/3 कम से कम अगर उससे एग्री कर जाते हैं तो ये मोशन पास हो जाएगा और इसको एड्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है द जज इज रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स हिज ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ सच एड्रेस। बिल्कुल, अब प्रेसिडेंट आखिरकार उस पर असेंट देंगे और तब जजेस को हटाया जाएगा। द प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट इज द सेम फॉर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। याद रखिएगा,
ये जो प्रोसेस आपने पढ़ा ना अभी, वो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का, तो सेम टू सेम इम्पीचमेंट प्रोसेस है किनका, तो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो हम लोग जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो इम्पीचमेंट प्रोसेस को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर रिटायरमेंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, या अकॉर्डिंग टू एज पर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7, याद रखिएगा हम लोग आर्टिकल 124 की बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट पे चले जाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहता है अगर कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर किए हैं ना, तो एपेक्स कोर्ट है, टॉप का कोर्ट है ना, तो टॉप कोर्ट में आप काम कर ले तो क्या जरूरत है आपको नीचे वाले कोर्ट में काम करने का, हाई कोर्ट या सब्सिडियरी कोर्ट में। सीधी सी बात है, आप टॉप पे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ एहसान ही नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, क्योंकि यह ऑथोरिटेटिव यहाँ नहीं है कि आप इंडिया के किसी टेरिटरी में जाकर के आप फिर से जज बन सकते हो, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो आपका काम खत्म, आप जाके रिटायरमेंट लीजिए और घूमिए फिरिए, ठीक है। तो ये था अब तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब हम लोग एक फैक्ट को जानेंगे। कह रहा है कि ऑफिस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसको आरटीआई के एम्बिट के अंदर रख दिया गया है। समझते हैं ऐसा कब किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नवंबर 13, 2019 को उन्होंने ये कहा कि ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सीजेआई का, वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी, सो इट शुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई। तो ये किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई के वक्त में, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को आरटीआई के एम्बिट में डाल दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये समझते हैं कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, वो 3 फोल्ड में है। कौन कौन सा, एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, एक एपियलेट ज्यूरिडिक्शन है, एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन, अगर मान लो एक कोई 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, किसके बीच में, 2 स्टेट के बीच में हो सकता है डिस्प्यूट, या फिर यूनियन दैट इज सेंटर एंड किसी स्टेट के बीच में हुआ है, ठीक है। उस केस में जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी ना, तो वहाँ पे वो जो कंडीशन होता है उसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो इंटरफेरेंस होता है ना, वो आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर में, ये आर्टिकल 131 होता है, ठीक है। अब कह रहा है द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ना 32, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपका कहीं से भी वायलेट होगा ना, अगर किसी कोर्ट के जजमेंट से, तो आप रिक्लेम कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगी, ठीक है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। कहता है द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, फॉर द इशू ऑफ रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज ट्रीटेड एज एन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू कॉल रिट ज्यूरिडिक्शन। तो याद रखिएगा, जब रिट हम लोग किसी भी ज्यूरिडिक्शंस में आता है जहाँ पे आर्टिकल 32 लगता है, ठीक है। आर्टिकल 32 का मतलब क्या हुआ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं इसको, ठीक है। और ये आर्टिकल 32 जो है, इस केस में जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है ना, तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रीअपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी दूसरे कोर्ट के जजमेंट को एक बार हम लोग फिर से रन में ला सकते हैं बाय यूजिंग सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील फ्रॉम ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो याद रखना, ये तो एपेक्स कोर्ट है, मतलब जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में, चाहे वो हाई कोर्ट हो गया या फिर स्टेट कोर्ट हो गया या फिर छोटे छोटे कोर्ट्स हो गए, सब्सिडियरी कोर्ट्स जो भी हो गए, उनका सबसे एपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। अब कहता है सुप्रीम कोर्ट इज कस्टडियन एज वेल एज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किसी चीज़ों में डाउट्स आता है, ठीक है, कहीं कहीं उनके लैंग्वेज में डिकोड करने में, जैसे हम लोग प्रियम्बल को यूज़ करते हैं ना उसको डिकोड करने के लिए, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उसको एक तरीके से गार्जियन की तरह बिहेव करता है और ये बताता है अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ, अगर हम लोग उसकी बात करें ना कॉन्स्टिट्यूशन को डिकोड करना, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको इंटरप्रेट करना, या फिर कहीं कन्फ्यूजन एरोज होता है तो उसको कंक्लूड करना, तो ये काम करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो आप समझ लीजिए कितना पावर है इनके पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते, कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। याद रखिएगा, एक तो पहली बात हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी समझ लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आती है ना, तो इस केस में भी उसके पास पावर होता है पनिश करने का, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते, कहता है सुप्रीम कोर्ट मे हियर अपील्स by granting a special leave against any kind of judgment or order
मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट अ मिलिट्री ट्रिब्यूनल। तो ये एक चीज़ जान लीजिए कि ऐसा कोई जजमेंट जहाँ पास हो चुका है जजमेंट, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील फिर से किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकती है फिर से, ठीक है, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे अपील करने लायक ये केस है तो वो किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये किस केस में लागू नहीं होता है? मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के केस में लागू नहीं होता है, ठीक है। अब कहता है अंडर एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। अब देखिए हम लोगों ने दो तरीके का रोल जान लिया, एक तो डायरेक्ट रोल था, ओरिजिनल रोल, फिर एपेलेट कोर्ट आया, फिर एक एडवाइजरी आएगा। एपेलेट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप समझ सकते हो, एक तरीके से टेम्प्रोरी कोर्ट होता है, ठीक है, उसमें भी इनका केस रहता है। अब हम लोग एडवाइजरी की बात करते हैं, ठीक है, एडवाइजरी देख लेते हैं। अंडर एडवाइजरी जुरिडिक्शंस सुप्रीम कोर्ट कैन गिव्स इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर ऑफ लॉज और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा यहाँ एडवाइस की बात है और सुप्रीम कोर्ट दे सकती है अपनी ओपिनियंस ही दे सकती है किसी भी मैटर ऑफ लॉ पे या किसी भी फैक्ट पे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, काफ़ी फ़ायदेमंद है और साथ में ही ये रेफ़र किया गया हो प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आता है आर्टिकल 143 के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग कुछ समझ लेते हैं बेसिक चीज़ें। कुछ रिवाइज्ड रेट्स हैं जो सम सैलरीज और समटरी अलाउंस हैं जो जजेस को मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, ठीक है। तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जानेंगे, हाई कोर्ट को आगे पढ़ लेंगे तो जान लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं चीफ जस्टिस एंड जजेस के बारे में जानेंगे, फिर उनकी सैलरी जानेंगे। ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 से लागू है। समटेरी अलाउंस हो, ठीक है, ये लगा गया है 22/9/2017 से, ठीक है। अब देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलता है 2,80,000 पर मंथ, ठीक है। समटेरी अलाउंस को 45,000 पर मंथ मिलता है। समटेरी अलाउंस एक तरीके का वो अलाउंस होता है, जैसे कोई मान लो कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, कोई चीफ गेस्ट आते रहे या फिर कोई कहीं पे कोई डिटर्मिनल फैक्टर आया, कहाँ पे कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट का मेंटेनेंस हुआ, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम लोग समझेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का समझ गए 2,80,000 पर मंथ मिलता है, 45,000 पर मंथ समटेरी अलाउंस है इनका, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, इनका है 2,50,000 पर मंथ, ठीक है, और इनको समटेरी अलाउंस मिलता है ₹34,000 पर मंथ। अब हम लोग बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, और तो ये भी जान ही लेते हैं अभी, लेकिन इसको हाई कोर्ट जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से जान लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को मिलता है 2,50,000 पर मंथ, ठीक है, 2.5 लाख, और 34,000 इनको मिलता है पर मंथ समटेरी अलाउंस। तो इनका और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सेम है, ठीक है। अब हम लोग जजेस ऑफ हाई कोर्ट देख लेते हैं। इनका है 2,25,000 पर मंथ एंड इनका जो समटेरी अलाउंस है वो 27,000 रुपये पर मंथ मिलता है, ठीक है। और ये डाटा लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में, और साथ में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के। तो अब चलते हैं यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बुक सोर्स तो हमें पता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2022 एडिशन, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू फंक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सिंपल सा बात है कि किसी भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करना, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स दैट द कोर्ट विल एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय द। इस दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसको डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर कैन बी इश्यूड इन द सुप्रीम कोर्ट। कितने तरीके का रिट्स होगा? तो ये होता है 5 तरीके का। रिट्स हम लोग पार्लियामेंट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। मैनेजमस, सेसिरिटी, सारा जितना भी रिट्स होगा हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज। क्या इंजॉय करता है? इंजॉय करता है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस, एप्लीकेशंस एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस। तो करता है ओरिजिनल, एपीलेट एज वेल एज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है व्हाट मेक्स द जुडिशियरी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गार्जियन कौन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या इंडिपेंडेंस बनाता है, सर्विस कंडीशन बनाता है, सैलरी बनाता है, जुडिशियल रिव्यू बनाता है? ऑब्वियसली इसको जुडिशियल रिव्यू ही बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नाउ। देखिए ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, तो आंसर कुछ भी हो, लेकिन अभी हम लोग का 33 से 34 है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, ठीक ना। उस वक्त 31 थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 34 है इंक्लूडिंग CJI।
तो टोटल CJI प्लस 33 जजेस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी इम्पीच्ड। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की इम्पीचमेंट की बात की जा रही है, किस ग्राउंड पे होगा, ठीक है। तो याद रखते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर तो कंडीशन है, साथ साथ में इनकेपेसिटी टू एक्ट एज जज, ये दोनों है। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पे तो उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो खुद एक इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस पर उतना नहीं है। तो 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये एनडीए 2009 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के बारे में बात कर रहा है, मे बी लिंक्ड विथ, किससे लिंक्ड है, तो याद रखिएगा ये है लिंक जुडिशियल एक्टिविज्म से, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म से, ठीक है। इसमें आप PIL डाल के आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में, मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में आप अपने राइट्स को जान सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कौन है जो पावर को होल्ड करते हैं कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जाए, तो ये हमारे प्रेसिडेंट है। एक चीज़ याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी ने 31 से 34 किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम द ऑफिस इज टेम्पररली बाय, किनके द्वारा होगा, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, नन ऑफ दिस, तो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन 48 से 52 BPSC 2008 में पूछा गया, SSC CPO SI में भी पूछा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया अपॉइंटेड बाय। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होगा, मतलब जो कोई मान लो चीफ जस्टिस है, उनका सडनली कुछ डिमाइस हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है जिनकी वजह से उनको सीट्स सडनली छोड़ना पड़ता है, तो वो उनकी जगह पे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर, तो ये कौन करेंगे, तो बिल्कुल ये तो कॉमन सा है आंसर, प्रेसिडेंट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकते हैं, जब वो खुद ही नहीं रहे, तो अभी तो उनकी जगह पे बन रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन। अब देखिए यहाँ पे एडवाइजरी राइट्स की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। तो किसी भी लॉ पे, किसी भी जजमेंट पे आप एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट में का किससे रख सकते हो, ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग एडवाइजरी की बात कर सकते हैं, एडवाइजर्स की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, कहता है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर। तो याद करिएगा ऐसा पावर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये पावर, ऐसा पावर जो इंडिया में डिसाइड करे डिस्प्यूट्स किसके 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 बीच में, तो सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, तो ये इनके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में आता है, याद रखिएगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में आता है, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी, ये तीनों को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सोवरेंटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय। तो ये जुडिशियल रिव्यू के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है सोवरेंटी इंडिया के पार्लियामेंट को, ठीक है, याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं इंडिया के जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर चुके हैं, तो याद होगा आपको जस्टिस एम हिदायतुल्ला हैं, ठीक है। तो इनका नाम तो याद ही रखना है क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से, साथ साथ में पॉलिटी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस। एडॉक जजेस की बात कर रही है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉक जजेस के कौन सा ऐसा फैक्टर्स हैं जो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट एडॉक जजेस। सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट भी करता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स भी करता है, ठीक है, एडॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की बात, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ये UPPCS मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपीलेट ज्यूरिडिक्शंस। याद रखिएगा एपीलेट ज्यूरिडिक्शंस की बात हो रही है किसकी, तो सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के बारे में एपीलेट केसेस की बात हो रही है, तो ये आर्टिकल 132 रीड विद आर्टिकल 134A, ये दोनों की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट्स जजमेंट। तो जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा करेक्ट है, इट कैन चेंज द जजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ये क्या राइट ये जजमेंट बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तभी तो एक याद रखिए, एक जो कंडीशन था जहाँ पे लोग आर्टिकल 32 लगा के आते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट चेंज द जजमेंट, ये गलत है। ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन चेंज द जजमेंट, ऐसा भी नहीं है। ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कैन चेंज द, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा दे और इट कैन चेंज द जजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय। तो सैलरीज किनके द्वारा डिसाइड किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट मत मार दीजिएगा, पार्लियामेंट के द्वारा सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को डिटरमाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया इज नोन एज द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये कहा जाता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब ऐसा कौन सा मैटर और सब्जेक्ट्स होता है जो आता है किसके अंडर में? कॉमन ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो ऐसा कौन सा मैटर है जो कॉमन ज्यूरिडिक्शंस में आता है, जो सुप्रीम कोर्ट भी डील कर सकता है और हाई कोर्ट भी? तो ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट पे सारे लोग बहुत सजग हैं। हमारा इंडिया फंडामेंटल राइट पे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 22। अब कह रहा है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो इंडिया में भी करता है और यूएसए में भी करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कह रहा है द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। तो ये कौन सा आर्टिकल है? क्वेश्चन नंबर 23 ये है आर्टिकल 137। याद रखिएगा आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट्स टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। जैसे मान लीजिए किसी भी जजमेंट या ऑर्डर को पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 137 कहता है कि आप इसको रिव्यू कर सकते हो, फिर से चेक कर सकते हो, ठीक है। मिस्टेक्स तो हो ही सकती है, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कह रहा है हु इज़ द कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सोचना ही नहीं है। कस्टडियन, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए भी, या फिर एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटर भी हैं और साथ साथ गार्जियन भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। किनका राइट है? तो सुप्रीम कोर्ट का राइट है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियरी की बात कर रही है। अब हम लोग यूनियन जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं कौन सा सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, चलते हैं। इट इज़ कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। मतलब इनको एपेक्स माना जाता है हर चीज़ में, ठीक है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द हाई कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहने को तो नहीं है, रियलिटी तो उससे डिफर कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। कह रहा है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। तो बिल्कुल ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है। यहाँ पे जुडिशरी सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद जुडिशरी है, और जुडिशरी ही इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। अगर कहीं पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, कहीं पे लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें नहीं हैं, या कहीं पे कोट अनकोट फैक्टर्स चेंज हो रही है हमारे इंटरप्रिटेशन में, किसी एक डॉट या कॉमा की वजह से जजमेंट चेंज हो जा रहा है, तो वहाँ पे इंटरप्रेट कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल पीएससी में पूछा गया है 2008 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय। अब किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक कंसल्टेटिव अप्रोच भी लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट तो करते हैं, बट कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आप धरफड़ी में गलत मार दो, तो इसका खास ख्याल रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द। किसके द्वारा किया गया था? ये तो पता होगा आपको, गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में किया गया था, जहाँ पे सर आई जे इम्पे थे, हाइडे थे और 3 जजेस थे, नाम याद रखिएगा, ठीक है। ओवॉल रेस्ट, हाइडे इम्पे जो मेन थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एलिजे इम्पे, सॉरी हाइडे इम्पे नहीं थे, एलिजे इम्पे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो टेंडर्स करेगा एडवाइस का, कब? प्रेसिडेंट को किसी मैटर पे या लॉ पे। तो ये कब करेगा? मैटर या फैक्ट पे तो कब करेगा, ठीक है। तो ये करता है आपको ओनली ही इफ़ ही सिक्स इन एडवाइस। जब वो बोलेंगे कि हाँ हमको थोड़ा बताइए, हम फंस गए यहाँ पे, तो थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बोलेंगे ठीक है सर, आप बोल रहे हो, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे इंडिया के, तो हम आपकी मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ हम तभी बोलेंगे जब आप बोलोगे, जब आप अलाउ करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं।
कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन जो 98वां अमेंडमेंट था, 98th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू 98वां 98th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये रिलेटेड है आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल जुडिशियल कमीशन से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI तो 5 स्टार 5 स्टिक कर लो, ठीक है। तो याद रखिएगा 98th अमेंडमेंट की बात हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल इनकम कमीशन की बात करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ, कह रहा है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक, जब PIL को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? देखिए ये सब कोर फैक्ट्स क्वेश्चन है और इसको याद रखना पड़ेगा। इसके थे उस वक्त PN भगवती, और याद रखिएगा PIL यहीं पर डाला गया था, और इनके ही समय में एक और केस डाला गया था झंडे के लिए, ठीक है, कि झंडा जो राइट्स फ्लैग होस्टिंग का राइट्स था ना, उसके लिए डाला गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है जिनको कंसीडर करना है। कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में करना है, ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या क्या है। तो कहता है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव और एनी मैटर और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, क्या वो खुद से कर पाते हैं? क्या खुद से जजमेंट ले पाते? तो वो सुप्रीम कोर्ट तो प्रेसिडेंट के आगे कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट तो बिना बोले ही वो इंटरफेयर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो मांगे नहीं, जब तक हम तुम्हारी मदद मांगेंगे नहीं, तब तक आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, वो तब तक हेल्प नहीं कर सकते, तब तक एडवाइस नहीं दे सकते जब तक प्रेसिडेंट उनसे कुछ पूछे ना, मांगे ना, ठीक है। देख लीजिए इफ़ ही सिक्स देन एडवाइस, तो ये करेक्ट होगा। ओनली इफ़ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, बिल्कुल नहीं, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ जब आपसे एडवाइस मांगा जाए तभी आप इंटरफेयर कर सकते हो। तो ऑप्शन सिर्फ 2 करेक्ट है, तो ओनली 2। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन UPSC 2010। तो आप देख सकते हो दिस इज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टिव। अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट सही है, अभी तक मैंने लगभग 11 चैप्टर करा दिया है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लो। UPSC के ट्रिक्स की भी वीडियो डाल रखा हूँ, साथ में घटना चक्र भी। मैं लूसेंट की सारी सब्जेक्ट की एक वीडियो कराऊंगा विद थ्योरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। ये लूसेंट का सबसे रिसेंट एडिशन है और ये आगे आने वाले 10 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।